आपकी सैलरी 10% बढ़ी इस साल, बधाई हो, आप और गरीब हो चुके हो। ये सुन के अजीब लगा ना, बट सच यही है। और आज मैं आपको वो मैथमेटिक्स दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखाता। इंडिया की ऑफिशियल इन्फ्लेशन 3.5% है। सुनने में तो ये ठीक लगता है, राइट? बट एक सेकेंड, क्या आपकी लाइफ आपको सिर्फ 3.5% महंगी लगी लास्ट ईयर से? आपका रेंट, स्कूल फीस, डॉक्टर के बिल्स, ट्रेवल, इन सब चीजों को ऑनेस्टली कंपेयर करो लास्ट ईयर से। मोस्ट फैमिलीज के लिए रियल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बेयर मिनिमम 5% के आसपास है। मतलब आपका 10 लाख रुपए का खर्चा होता था लास्ट ईयर, तो इस साल मिनिमम 10.5 लाख का हो रहा होगा। लोगों का तो 11 साढ़े 11 लाख भी हो रहा है, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि 5% बढ़ा है ओवरऑल सारी कैटेगरीज को मिलाकर। सीपीआई कैलकुलेशन तो सिर्फ 3.5% बोलता है, जिसमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन नहीं है। बट ये तो सिर्फ आधी प्रॉब्लम है। रुपी, हमारा इंडियन रुपी क्वाइटली 6% वैल्यू लूज कर रहा है हर साल ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट लास्ट 5 ईयर्स से। मतलब आपका पैसा अकाउंट में पड़ा पड़ा भी साइलेंटली ब्लीड हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी। अब दोनों को जोड़ो, 5% लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और 6% करेंसी डिप्रिसिएशन, टोटल हुआ 11% का रियल इन्फ्लेशन। तो जब आपका फिक्स डिपॉजिट 7% रिटर्न दे रहा है या म्यूचुअल फंड 11% का रिटर्न दे रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली श्रिंक कर रहे हो, धीरे धीरे चुपचाप हर साल। इसलिए जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, एफडी सेविंग्स अकाउंट में रखकर पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, वही लोग फाइनेंशियली सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। आयरनी यह है कि जो चीजें सेफ लगती हैं वही आज की डेट में सबसे बड़ी रिस्क है। वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ एक नॉन निगोशिएबल रूल होता है, वो होता है आपका पैसा रियल इन्फ्लेशन से तेज भागना चाहिए, गवर्नमेंट वाली इन्फ्लेशन से नहीं, आपकी वाली इन्फ्लेशन से। तो चलो बात करते हैं, जो लोग ये फायर नंबर बोलते थे कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स अगर आपके पास पैसा है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो आइए एक्सेल पे देखते हैं कि वो 25x का नंबर डज इट रियली मेक सेंस। लेट्स गो टू एक्सेल शीट। तो मैंने यहाँ पर एक चीज अज्यूम करी है कि फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ, नॉट अ लग्जूरियस लाइफ बट कंफर्टेबल लाइफ के लिए 1.5 लाख पर मंथ विच इज 18 लाख पर एनम के एक्सपेंसेस आर इनफ टू लिव कंफर्टेबली। और इस नंबर को मैंने 11% 1.11 से इंक्रीज किया है हर साल, क्योंकि हमारा 11% का रियल इन्फ्लेशन निकला था। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ये अज्यूम करी है कि आपकी सेविंग्स 50 ईयर्स तक खत्म नहीं होनी चाहिए और 50th ईयर में भी आपके पास कुछ सेविंग्स बची हुई होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने यहाँ पर अज्यूम करी है वो ये है कि आप कुछ ना कुछ करके 10% से अपना पैसा तो ग्रो कर ही लोगे। एफडी, म्यूचुअल फंड, निफ्टी या स्टॉक मार्केट में कहीं पर इन्वेस्ट करके या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके 10% से तो आप अपना पैसा ग्रो कर ही सकते हो इंडिया में। इतना ऑप्टिमिज्म तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप 3 कॉलम्स देख सकते हो, सेविंग्स स्टार्ट ऑफ द ईयर, नेट सेविंग्स सेपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एंड ऑफ द ईयर सेविंग्स आफ्टर ग्रोथ ऑफ 10%। तो ये सारे अजम्पशंस रखने के बाद हम बैक कैलकुलेट करेंगे ईयर 50 से, और हमने ये अज्यूम किया यहाँ पर कि ईयर 50 में आपके पास 5 टाइम्स ऑफ दैट ईयरली एक्सपेंसेस की सेविंग्स होनी चाहिए। अगर आप अभी 20 साल के हो, 50 साल के बाद, तो 70 ईयर्स के बाद भी यू विल हैव 5 ईयर्स ऑफ सेविंग्स सो दैट योर ओल्ड एज इज ऑल्सो कंफर्टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर 50 में आपको अराउंड 30 करोड़ रुपीज के ईयरली एक्सपेंसेस लगेंगे। ये देखकर अभी आपको शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं 50 साल आगे की बात कर रहा हूँ और ये अज्यूम कर रहा हूँ कि रुपीज 6% पर एनम से डिप्रिशिएट करते जा रहा है हर साल और 5% का इन्फ्लेशन भी है। तो आपको ईयर 50 में 5 ईयर्स की सेविंग्स भी होनी चाहिए, तो वो हो जाता है 150 करोड़ रुपीस। ये सेविंग्स है एंड ऑफ द ईयर 50 की। स्टार्ट ऑफ द ईयर सेविंग्स क्या होंगी? 30 करोड़ प्लस 150 करोड़ विच इज अराउंड 180 करोड़ रुपीस। तो कॉलम ई में ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ द ईयर सेविंग्स। ये नंबर 10% से ग्रो करके आया है एक साल पहले वाले नेट सेविंग्स से। तो हमने बैक कैलकुलेट इस तरह से किया है कि इस नंबर को डिवाइड बाय 1.1 कर दिया, तो 10% का रिटर्न हटाकर जो बचेगा वो है 163 करोड़। तो ये हो गई नेट सेविंग्स एंड ऑफ द ईयर 49। स्टार्ट ऑफ द ईयर 49 में ईयर 49 के एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर दिए, तो वो हो गया 190 करोड़। और इसी तरह से बैक कैलकुलेट करते हुए हमने ईयर 1 की सेविंग्स निकाली है, जो आई है निकलकर ये 12.73 करोड़। तो अब हम इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस से, जो है 18 लाख। सो 12.73 करोड़ डिवाइड बाय 18 लाख, इट इज कमिंग आउट टू बी 70। मतलब आपके पास 70 टाइम्स ऑफ योर करंट एनुअल एक्सपेंसेस होने चाहिए सो दैट यू कैन कॉल योर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो 1.5 लाख मंथली एक्सपेंसेस पे वो नंबर आता है 12.73 करोड़। देखते हैं 2 लाख मंथली एक्सपेंसेस पे वो कितना नंबर होता है, तो वो हो गया 24 लाख एनुअल एक्सपेंसेस। ये हो गया अराउंड 17 करोड़ रुपीस आपके पास होने चाहिए अगर आपके करंट मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीस पर मंथ है। अगेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 70। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन के बाद ये समझ में आया कि आपको इन ग्लोबल टर्म्स अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोलना है तो आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 70 टाइम्स की सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप अपने आप को बोल सकते हो कि यस आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आई कैन रिटायर अर्ली।
दैट इज रियल फायर नंबर। तो जो 25x 50x फैट फायर लीन फायर के सारे नरेटिव्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर यही बात को रिपीट करते हैं कि आपके पास 3 करोड़ रुपए हो गए, 5 करोड़ रुपए हो गए तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप इंडिया के बाहर कभी नहीं जाना चाहते हो तो हाँ ठीक है, दैट नंबर मेक सेंस, बट आप ट्रेवल करोगे, आप इंडिया से बाहर भी घूमोगे, दूसरी कंट्रीज में जाओगे, हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहो, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपका रियल इन्फ्लेशन 6% तो बिल्कुल भी नहीं है, और 25x से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे।